छोटे से गांव रामपुरवा में हर सुबह सूरज की किरणें एक अलग ही तपिश के साथ आती थीं। गांव के कोने पर बने एक खपरेल के टूटे फूटे घर में रहते थे भोला और उसकी पत्नी भाग्यवती। भोला गांव के सेठ धनीराम के पास खेतों में मजदूरी करता था। भाग्यवती दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। उनके 2 बच्चे थे, बेटा राजू जो कक्षा 5 में पढ़ता था और बेटी गुड़िया जो अब कक्षा 3 में थी। भाग्यवती, आज सूरज निकलने से पहले ही जैसे आग बरसने लगी है। हाँ जी, गर्मी तो हर साल कहर बनकर आती है, पर क्या करें, खेत खलिहान नहीं छोड़ सकते। इस साल गर्मी की मार कुछ ज्यादा ही है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। टीन की छत दिन में आग उगलती और रात में तवे की तरह लगती है। भोला जब सुबह खेत जाता, उसकी धोती पसीने से भीग जाती। भाग्यवती भी गर्मी में काम करती, लेकिन चेहरे पर हमेशा वही सादगी और मुस्कान रहती। पर बच्चों की हालत देख उनका मन बेचैन हो उठता। एक दिन जब राजू और गुड़िया गांव के स्कूल से लौटे, उन्होंने रास्ते में ठाकुर साहब के बंगले के बाहर खड़े होकर पूछा, माँ, इस घर में इतना ठंडा क्यों होता है? बेटा, इसमें ऐसी होता है। माँ, आज स्कूल ने मास्टर जी ने कहा था गर्मी से बचने के लिए एसी में रहो। माँ, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? हाँ माँ, हम भी ठंडी हवा में सोएंगे ना। बच्चों, अभी नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। भाग्यवती ने आंखें फेर लीं। उस मासूम सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। एक दोपहर गुड़िया स्कूल से लौटते वक्त बेहोश हो गई। माँ, गुड़िया बेहोश हो गई है, जल्दी चलो, जल्दी। हे भगवान, गुड़िया कुछ बोल। भोला जी, चलिए डॉक्टर के पास। हीट स्ट्रोक है, ये गर्मी की वजह से हुआ है। बच्चे को ठंडी जगह में रखना जरूरी है, वरना हालत बिगड़ सकती है। साहब, हम तो खुद टीन की छत के नीचे रहते हैं, कहाँ से लाएं ठंडी जगह? ये सुनकर भोला और भाग्यवती दोनों का दिल बैठ गया। उनके पास न दवा के पैसे थे, न इलाज के पूरे इंतजाम। किसी तरह गांव के पोस्ट मास्टर ने पैसे उधार दिए और इलाज शुरू हुआ। भाग्यवती जिस घर में काम करती थी, वहां एक दिन गुड़िया को साथ ले गई, क्योंकि कोई देखने वाला घर पर नहीं था। घर की मालकिन ने जब गुड़िया को फर्श पर बैठा देखा, उसने जोर से कहा, ये बच्ची कौन है? इसे यहाँ क्यों लाई हो? इस गंदगी को बाहर भेजो। ये नौकरों की जगह नहीं है। कहाँ से उठा लाई हो इस गंदगी को? इसे अपने साथ मत लाया कर। माफ कीजिए, अब कभी नहीं लाऊंगी। तू कल से मत आना, तेरी जरूरत नहीं। भाग्यवती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसी दिन उसे काम से निकाल दिया गया। एक दिन गांव के बाजार में एक पोस्टर दिखा, जिसमें लिखा था, गोलगप्पे और पकौड़े बेचने के लिए एक औरत की आवश्यकता है। मेहनताना प्रतिदिन मिलेगा। खाना बनाने का अनुभव हो। भाग्यवती का दिल धड़क उठा। मुझे तो पकौड़े बनाने आते हैं, क्यों ना कोशिश करूं। अगले दिन वह पोस्टर में दिए पते पर गई। दुकान का मालिक रमेश भैया था। उसने कहा, हाँ बहन जी, तुम पकौड़ा बना पाओगे? हाँ साहब, आलू, मिर्ची, प्याज, पनीर सब बनाना आता है। आलू से लेकर पनीर तक सब बनाना आता है। तो ठीक है, कल से आ जाना। आओ। पहले दिन उसने सिर्फ सर्व किया, लेकिन अगले दिन से वह खुद पकौड़े बनाने लगी और जैसे जैसे दिन बीते ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। क्या बात है रमेश भैया, आज तो पकौड़ा लाजवाब है। ये पकौड़ा तो जैसे कोई 5 स्टार होटल का जैसा लग रहा है। अरे 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 नहीं भाई साहब, इसका श्रेय ये भाग्यवती का जाता है। और तुम जो तारीफों की पुल बांध रहे हो, ये भाग्यवती का हाथ की जादू है।
ए भाग्यवती, मैं कल से दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। तुम आराम से काम कर पाओगे। अब ग्राहक भी खुश और तुम भी आराम से काम करना। धन्यवाद भैया, मेरे बच्चों के सपनों में भी ठंडक आ जाएगी। रमेश की दुकान पर एसी लग गया। ग्राहकों की संख्या और बढ़ी। रमेश ने भाग्यवती की तनख्वाह भी बढ़ा दी। भाग्यवती रोज कुछ पैसे बचाने लगी। एक दिन बाजार में उसे एक पुराना एसी दिखा। ये एसी कितने में दोगे भाई? 8,000 तक दे दूंगा बहन। एसी ठीक तो है ना भाई? हाँ बहन, बिल्कुल ठीक ठाक है। वह घर गई, भोला से बात की। भोला जी, एक पुराना एसी 8,000 में मिल रहा है, चलिए ले आते हैं ना। अगर बच्चों को राहत मिले तो ले आते हैं। और अगले दिन दोनों जाकर एसी ले आए। जब एसी घर में लगा और ठंडी हवा बहने लगी, राजू और गुड़िया खुशी से उछल पड़े। माँ, हमारे घर में भी एसी है अब। ये सपना था ना? हाँ माँ, अब गर्मी नहीं सताएगी। तू तो सच्ची में भाग्यवती निकली, बच्चों का सपना पूरा कर दिया। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ा होटल खोलूंगा, उसमें सबसे अच्छा एसी होगा। बस तू अपने दिल का अच्छा इंसान बन जा, वही सबसे बड़ा सपना है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होने लगे और अच्छे कॉलेज में भी पढ़ने लगे। एक बार की बात है, जब राजू इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना चाहता था तो भोला ने सेठ से मदद मांगी। सेठ जी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं आपके यहाँ रात दिन काम करने को तैयार हूँ। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। इतना पैसा क्यों चाहिए? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना भोला? मेरे बेटे की इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन करना है ताकि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। पढ़ाई का पैसा चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख दे। ब्याज के साथ चुका सका तो ठीक, वरना जमीन मेरी। भोला ने भारी दिल से अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन सेठ ने धोखाधड़ी करके कागजों में जमीन अपने नाम करवा ली। सेठ धनीराम की पूरे इलाके में तूती बोलती थी। सेठ अपनी ताकत और पैसे के दम पर गांव के गरीब लोगों का शोषण करता। भोला भी उसकी दया पर निर्भर था, क्योंकि सेठ के खेतों में ही भोला मजदूरी करता था। भोला, तेरे जैसे गरीब लोग सपने देखने के लायक नहीं है। जितना मिलता है उतने में खुश रह। भोला ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर अपमान का शोला जल उठा। भाग्यवती, आज सेठ ने फिर ताना मारा। कह रहा था गरीब आदमी सपने देखने का हक नहीं रखता। भोला, तुम चिंता मत करो, ये गरीबी हमें झुका सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। क्या हुआ पिताजी? बेटा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि सेठ धनीराम जैसे लोगों को सबक मिले। पिताजी, सेठ हमें ऐसा क्यों बोलता है? क्या हमारे सपने सच नहीं हो सकते? सपने जरूर पूरे होंगे बेटा। तुम सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना याद रखना, तुम्हें इस परिवार और गांव के लिए कुछ करना ही होगा। एक दिन भाग्यवती सेठ के घर में झाड़ू लगाने गई। वहां सेठ ने और ताना मारा। तेरा बेटा बड़ा आदमी बनने चला है, संभाल लेना, वरना बड़ा आदमी गरीबों को भूल जाता है। आपकी बातें हमें कमजोर नहीं करेंगी। मेरे बच्चे एक दिन आपको जवाब देंगे। तुम लोग अगर पैसे नहीं चुका सके तो तेरी जमीन और घर मेरा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा। भाग्यवती ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रही थी। उसने भोला से कहा, हमारी गरीबी हमारी ताकत है। एक दिन हमारा राजू उस सेठ को जवाब देगा। भाग्यवती, इंसान की कामयाबी के पीछे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बस तुम भगवान से दुआ करो कि हमारा राजू सफल हो। राजू को लखनऊ में पढ़ाई के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने फोन पर अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरी चिंता मत करें। मैं पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा और सब संभाल लूंगा। पिताजी, मैं मेहनत करके अपनी जमीन भी वापस खरीद लूंगा। बेटा, तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारी मेहनत से ही हमारा भविष्य बदलेगा। राजू ने रेस्टोरेंट में काम किया और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए दिन रात पढ़ाई की।
उसका हर संघर्ष उसे सेठ से हुए अपमान को याद दिलाता। एक दिन सेठ ने भोला के घर पर कब्जा करने की धमकी दी। वह कहने लगा कि अगर पैसा वापस नहीं दिया गया तो जमीन और घर उसका हो जाएगा। सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वह सब चुका देगा। भोला, गरीब आदमी को सपने देखने का कोई हक नहीं। जितना मिलता है उसमें खुश रह। मैंने जमीन गिरवी रखी है, फोकट में आप पैसा नहीं दिए हैं मालिक। आपको ऐसी बातें कहने का कोई हक नहीं है। तू अगर पैसे नहीं चुका सका तो तेरी जमीन और घर मेरा हो जाएगा। गरीब आदमी के घर में खाने को तो एक वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन सपने तो देखो इनके। लेकिन सेठ ने किसी की न सुनी। उसने भोला को गांव वालों के सामने बेइज्जत किया और उसके घर पर ताला लगवा दिया। भाग्यवती, मैं सेठ से कैसे लड़ सकता हूँ? वो बहुत ताकतवर है। भोला, हमारी मेहनत हमारी ताकत है। हार मानना हमारे बच्चों के सपनों के साथ विश्वासघात होगा। भगवान, मेरे राजू को संभाल लेना। घर और जमीन खोने के बाद भोला के पास रहने को जगह नहीं थी। ऊपर से धूप में कहाँ जाएं? तभी भाग्यवती ने सुझाव दिया। सुनो जी, क्यों ना हम तुम्हारे दोस्त मदन के पास चलें? क्या पता कुछ मदद मिल जाए। मदन, क्या तुम उसी की बात कर रही हो? हाँ जी, मुझे तो लगता है यही आखिरी रास्ता है। देखो, धूप के कारण बच्ची की तबीयत भी बिगड़ सकती है। चलो, अब सोचो मत। भोला और उसकी पत्नी बच्चे के साथ मदन के पास गए। जाते ही भोला अपने दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। फिर मदन कहता है, भोला, तुम चिंता मत करो। मुसीबत में अगर दोस्त काम ना आए तो वह दोस्त किस काम का? यह घर तुम्हारा ही समझो। ये रहा मेरा दूसरा घर है। तुम जितना दिन चाहे रह सकते हो। ये लो, कुछ पैसे रख लो, और कुछ चाहिए होगा तो बता देना। शुक्रिया मदन, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मदन ने उन्हें सहारा दिया और रहने के लिए अपना दूसरा घर दे दिया। भोला और उसकी पत्नी पैसे लेके वहां रहने लगते हैं। देखते ही देखते सालों बीत जाता है। राजू को अपनी खेत और घर की बेहद याद आ रहे थे। कुछ सालों बाद राजू अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके गांव लौटा। अब वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था। माँ, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली है। अब सेठ को उसकी जगह दिखाऊंगा। तभी जब उसने अपने पिता और माँ से सेठ के अत्याचारों के बारे में सुना तो वह गुस्से से भर गया। सेठ के घर जाकर राजू ने कहा, सेठ, आपने मेरे पिता को बेइज्जत किया। अब मैं आपको कानूनी तरीके से जवाब दूंगा। तू गरीब का बेटा है, तेरा मुझसे जीतना नामुमकिन है। कानून सबके लिए एक है। कानून के आगे अमीर और गरीब क्या कुछ नहीं है, और मुझे यकीन है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। राजू ने सेठ के खिलाफ पंचायत बुलाई और गांवों के सरपंच के आगे सारी कहानी बताई। राजू ने सेठ की जमीन हड़पने की चालाकियों और धोखाधड़ी के कागजात सरपंच के आगे पेश किए। गांव वालों को भी राजू के पक्ष में खड़ा देख सेठ कमजोर पड़ने लगा। सरपंच जी ने फैसला सुनाया कि भोला की जमीन और घर उसे वापस मिले। सेठ ने हार मान ली, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने राजू से कहा, गरीब का बेटा अमीर नहीं बन सकता। यह लड़ाई तू जीत गया, लेकिन तेरा कद मेरे बराबर नहीं होगा। सेठ जी, अमीर और गरीब का फर्क मेहनत मिटा देती है। मैंने अपने पिता के सपने पूरे कर दिए। अब आपके जैसे लोग गरीबों का सपना नहीं कुचल पाएंगे। एक नई सुबह अब भोला और भाग्यवती के चेहरे पर सुकून था। उनके घर में खुशियों का माहौल था। भैया, आपने जो किया उससे हमारे गांव का भविष्य बदल गया। अब कोई भी गरीब सेठ के जुर्म का शिकार नहीं होगा। धूप में जलते सपने अब इंसाफ और उम्मीद की ठंडी छांव में खिलने लगे थे।